शुरुआत एक सावधान करने वाली खबर के साथ एक बार फिर से भारत में जानलेवा वायरस लौट आया है। ये वो वायरस है जिसकी अभी तक कोई दवाई नहीं बनी। हम बात कर रहे हैं निपा वायरस की, जिसके मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। एशिया के कई देशों में स्वास्थ्य एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ गई हैं। भारत में जानलेवा निपा वायरस के 2 कंफर्म केस सामने आए हैं और इसके बाद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चिंता बढ़ गई है। थाईलैंड और मलेशिया ने अपने एयरपोर्ट्स पर हेल्थ स्क्रीनिंग कड़ी कर दी है। आखिर निपा वायरस क्या है, कितना खतरनाक है और दुनिया क्यों अलर्ट हो गई है? निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। इसका मुख्य स्रोत माने जाते हैं चमगादड़। WHO ने निपा वायरस को बेहद खतरनाक श्रेणी में रखा है। निपा वायरस की सबसे बड़ी चिंता इसकी हाई डेथ रेट है। वायरस में मृत्यु दर 40 से 75% हो सकती है। शुरुआत में बुखार, सिरदर्द, उल्टी जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में दिमाग में सूजन यानी एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, जो जानलेवा साबित होता है। फिलहाल इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसा कोई खास इलाज भी नहीं है जो इन्फेक्शन को पूरी तरह से ठीक कर सके। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में SIT जांच पूरी हो गई है। टीम ने रिपोर्ट CM योगी आदित्यनाथ को भेज दी है। रिपोर्ट में उन लापरवाहियों का जिक्र है जिसकी वजह से युवराज की जान चली गई। रिपोर्ट के बाद सिस्टम के कई अधिकारियों पर गाज गिरेगी, ये तय माना जा रहा है। यानी रिपोर्ट CM योगी की टेबल पर पहुंच चुकी है। करीब 700 पन्ने की इस SIT रिपोर्ट में हर उस बात का जिक्र है जो बता रही है कि सिस्टम के अधिकारियों ने किस तरह लापरवाही बरती थी। दावा है कि मामले में विभागों ने एक दूसरे को जिम्मेदार बताने की कोशिश की थी, लेकिन अब रिपोर्ट के बाद उनका नपना तय है। योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद नोएडा विकास प्राधिकरण के CEO M लोकेश को पहले ही वहां से हटा दिया और कई अधिकारियों के ऊपर सस्पेंशन की भी गाज गिर चुकी है। युवराज की मौत को लेकर कई वीडियो और बयान भी सामने आए थे, जिसमें साफ लापरवाही की बात सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए बड़ी कार्रवाई की थी। लेकिन अब नंबर उन अधिकारियों का है जो अब तक बचे हुए हैं। जम्मू में फिर हायर एजुकेशन को लेकर विवाद गहरा गया है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद के बाद अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर बवाल खड़ा हो गया। जम्मू में छात्रों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांग को लेकर जम्मू के लॉ कॉलेजों के छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने जम्मू यूनिवर्सिटी परिसर से विक्रम चौक तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाईवे जाम कर दिया। वाहनों के आगे लेटकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस बीच प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और झड़प भी हो गई। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जम्मू में कड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो कई दिनों से जारी है। जम्मू में ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो जम्मू में भी यहाँ पर की जानी चाहिए। छात्रों की मांग है कि अगर NLU कश्मीर में स्थापित होती है तो जम्मू में भी उसी स्तर का एक संस्थान खोला जाना चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन के नाम पर कश्मीर को प्राथमिकता दी जाती है। अब जम्मू में छात्र संगठनों के साथ साथ कुछ हिंदूवादी संगठन भी मैदान में उतर आए हैं। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पंजाब के फाजिलका में LOC पर BSF और पंजाब पुलिस ने मिलकर एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। BSF जवानों की फायरिंग से घुसपैठी वापस भागे, जिसके बाद चलाए सर्च ऑपरेशन में वहां से भारी मात्रा में हथियार और नशीले पदार्थ बरामद किए गए। ये वो बरामद हुए हथियार है जिन्हें पाकिस्तान से तस्करी कर भारत भेजा जा रहा था, लेकिन बॉर्डर पार से साजिश को BSF जवानों ने नाकाम कर दिया। करीब 60 राउंड फायरिंग के बाद घुसपैठिए इन हथियारों को वहीं छोड़कर वापस पाकिस्तान भाग गए। बरामद हुए इन हथियारों के जखीरे में 11 ग्लॉक पिस्टल, 5 जिगाना पिस्टल, 3 नारिंको पिस्टल, 1 बरेटा पिस्टल, 1 गफ्फार सिक्योरिटी पिस्टल, 22 मैगजीन, करीब 310 कारतूस शामिल हैं। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन में वहां से करीब 2 किलो हेरोइन भी बरामद हुआ है। ਉੱਥੇ फायरिंग हुई, रात ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ अर्ਲੀ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਆਰਮਸ, ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ एंड हेरोइन मिली। रात के अंधेरे और घने कोहरे का फायदा उठाकर हथियारों की तस्करी की जा रही थी, लेकिन BSF जवानों की सतर्कता से पाकिस्तान के हथियार वाले मंसूबे एक बार फिर फेल हो गए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। ये मामला अब सिर्फ एक साध्वी की मौत का नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया की अंधी ट्रोलिंग, मानसिक प्रताड़ना और डिजिटल सिस्टम की जिम्मेदारी पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बेहोश होने के बाद जिस अस्पताल में साध्वी को लाया गया, वहां के डॉक्टर ने बताया कि साध्वी को बुखार था। इसके लिए आश्रम में नर्सिंग स्टाफ को बुलाकर इंजेक्शन लगवाया गया था। इसके कुछ ही देर बाद वो निढाल हो गई थी। उनको बहुत बचाने की कोशिश की गई, लेकिन मौत हो चुकी थी।
इंजेक्शन दे दियो जहरीलो, 30 सेकंड में उनके हालत खराब होगी। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि साध्वी की मृत्यु के करीब 4 घंटे बाद रात 9:30 बजे उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक भावुक पोस्ट शेयर किया गया। पोस्ट में लिखा गया कि उन्हें जीते जी न्याय नहीं मिला, शायद जाने के बाद मिले। साध्वी का पोस्ट एक सुसाइड नोट या अंतिम संदेश के जैसा प्रतीत हो रहा था। ऐसे में सवाल उठने लगे कि मौत होने के बाद ये पोस्ट कैसे किया। पुलिस अब इस बारे में जांच कर रही है। सोशल मीडिया का एक्सेस किस किस के पास है, किस किस डिवाइस से है, इन सब के बारे में अनुसंधान में पूरा जानकारी ली जाएगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से लव मैरिज की आड़ में लव जिहाद का मामला सामने आया। एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर एक युवती से शादी की और बाद में उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, लेकिन अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर लड़की से शादी की, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही सच्चाई सामने आ गई। आरोपी युवक असल में मुस्लिम है, जो पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता भी है। मेरे से एक लड़का मिला था तारिक नाम का, जिसके इंश्योरेंस के थ्रू उससे बात हुई थी। उसके बाद उसके ऑनर से बात हुई, जिसका ऑनर था आरिफ खान, पर उसने अपना नाम आरव बताया था। लड़की पर आरोपी के परिवार ने इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। उसके घर वालों ने मेरे पे दबाव डाला कि तू पत्थर पूजना छोड़ दे, सिंदूर लगाना छोड़ दे और हमारे उसमें आ जा, नमाज पढ़ाकर सब बढ़िया हो जाएगा। अब पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी आरव उर्फ आरिफ के साथ उसके साथी तारिफ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और होली का पर्व भले ही अभी दूर है, लेकिन माघ मेले में आए साधु संतों ने फूलों की होली खेलकर होली के त्योहार का आगाज कर दिया है। दंडी सन्यासियों ने परंपरा के मुताबिक दंडी बाड़ा के मठ मछली बंदर में फूलों और अबीर गुलाल उड़ाकर जमकर होली खेली। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संतों ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल उड़ाए और पुष्प वर्षा भी की। साधु संतों के इस भव्य और दिव्य होली को देखने के लिए पहुंचे भक्तों पर भी साधु संतों ने फूल बरसाकर और अबीर गुलाल उड़ाकर उन्हें आशीष दिया। इस मौके पर मंच पर विराजे साधु संतों ने 1 महीने तक संगम की रेती पर हुए कल्पवास के बाद एक दूसरे से भेंट मुलाकात की रस्म अदा की। परंपरा के अनुसार पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक कल्पवास के बाद मेले से विदा लेने से पहले साधु संत फूलों की होली खेलते हैं और माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद अपने मठ मंदिरों को चले जाते हैं, जिसके बाद अगले साल फिर से माघ मेले में ही दंडी सन्यासी फिर एक दूसरे से मिलते हैं। यूजीसी एक्ट पर मचे पूरे देश में बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस नियम पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नियम के गलत इस्तेमाल की आशंका जताई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यूजीसी के जाति संबंधी नियम साफ नहीं है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। हमें जाति विहीन समाज को और बढ़ाना चाहिए। ऐसे नियम हमें पीछे ढकेल सकते हैं। हमें उस स्टेज पर नहीं जाना चाहिए जहां हमारे पास अलग अलग स्कूल हों। वहीं कोर्ट के ऑर्डर पर याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने संतुष्टि जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं, उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। बता दें कि यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम जारी किए थे। नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा में जाति आधारित भेदभाव को जोड़ा गया था। वहीं झूठी शिकायतों के लिए जहां सजा का प्रावधान था, उसे हटा दिया गया था। वहीं यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद बसंत में ही फागुन वाली होली की शुरुआत हो गई है। कहीं लोग खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे पर गुलाल लगाते दिखे, तो कहीं मिठाइयां बांटी गई, जिसकी तस्वीर बिहार के नवादा से आई है। नवादा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्वर्ण समाज में जबरदस्त उत्साह दिखा। एक दूसरे को अबीर लगाकर होली खेली गई। वहीं ऐसी ही तस्वीर लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी दिखी, जहां कई छात्र एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए, साथ ही नारेबाजी भी की। इस दौरान छात्रों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत स्वागत योग्य है। आज बंटवारे का फरमान जो कि हम छात्रों के बीच में आपसी फूट डालने का प्रयास किया गया था। हालांकि इस दौरान कई ऐसे भी छात्र रहे जिन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया ना, सुप्रीम कोर्ट के स्टे से गवर्नमेंट या यूजीसी का जो इंटेंट है वो तो चेंज नहीं हुआ। अच्छा तब लगता जब सरकार खुद बोलती सामने से कि हमने रिफॉर्म्स किया, हमने कुछ चेंज किया। वहीं कोर्ट के स्टे के बाद कहीं जश्न तो कहीं अब भी शोले भड़क रहे हैं। वहीं यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत भी जारी है। जहां समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर बेहद ही सावधान है, तो वहीं कांग्रेस मोदी सरकार पर अब जाति के नाम पर भेदभाव का आरोप लगा रही है।
हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। सवाल ये है कि यूजीसी जैसा नियम जो कि सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सनातन धर्म में जातियां हैं। जातियां इसलिए नहीं है कि एक दूसरे से लड़ें कोई, जातियां इसलिए हैं कि सब लोगों की आजीविका परंपरागत रूप से सुरक्षित रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सरकार संविधान से चल रही है। देश में आग लगाते हैं और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। यूपी में चुनावी बिसात बिछने से पहले सीएम योगी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। आज उन्होंने प्रदेश के करीब 12 लाख से ज्यादा टीचर्स और शिक्षा कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब इन टीचर्स को राज्य के बाकी कर्मचारियों की तरह कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योगी सरकार के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा प्रदेश के लाखों शिक्षा कर्मियों को होगा, जिनका इलाज अब सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में फ्री में इलाज हो सकेगा। शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दे दी है। ये भी अपने आप में पहली बार हुआ है कि उन लोगों को इस प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी गई। सरकार के इस फैसले से 11,95,391 टीचर्स और शिक्षा कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसमें 358.61 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस फैसले को आयुष्मान व्यवस्था के माध्यम से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 32 में से 30 प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल है, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर अभी से टिकट बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ गया। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की समीक्षा बैठक में सपा नेता शकील अहमद ने बगावती तेवर दिखाए हैं। पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन की मौजूदगी में हो रही समीक्षा बैठक में शकील अहमद ने यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें इस विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय बनकर चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। अगर मुझे 2027 में टिकट नहीं मिला तो मैं चुनाव तो लड़ूंगा, चाहे मैं निर्दल लड़ूंगा। मैं बचपन से 3 बार चुनाव लड़ा हूँ। मैं किसी लोगों से कमजोर नहीं हूँ। शकील अहमद का दर्द छलका तो मन में दबी कई शिकायतें भी बाहर आती चली गई। शकील अहमद ने कहा कि चुनाव जिताने के लिए कार्यकर्ता अपनी जान लगा देते हैं, लेकिन पार्टी आला कमान किसी बाहरी कैंडिडेट को टिकट दे देती है। जब भी चुनाव होता है यहाँ बाहर के कैंडिडेट को चुनाव को टिकट देके विधायक तो हम लोग बना देते हैं, लेकिन विधायक कभी फोन नहीं उठाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता की इस नाराजगी ने 27 के मिशन में जुटे अखिलेश यादव को कड़ा संदेश भी दे दिया है कि विरोधियों से निपटने से पहले पार्टी के अंदर हो रही नाराजगी को दूर करना जरूरी है। बारामती के नायक अजीत पवार को राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दी गई। अजीत पवार की अंतिम यात्रा में हजारों लोग पहुंचे थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजीत दादा को श्रद्धांजलि दी। अजीत पवार को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ी ये भीड़ बता रही है कि महाराष्ट्र की सियासत में उनका कद क्या था। हजारों की संख्या में लोग अपने नायक के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी गई। अजीत पवार अमर रहे के नारे लगाए गए। उनके दोनों बेटों पार्थ और जय पवार ने मुखाग्नि दी। इस दौरान अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार, चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया सुले की आंखों में आंसू थे। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नितिन गडकरी और राज ठाकरे जैसे कई नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अजीत पवार ऐसे चले जाएंगे। उनके हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच जारी है। प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिससे पता चलेगा कि लैंडिंग के वक्त आखिर हुआ क्या था। क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी थी? अंतिम समय में पायलट ने क्या कोई आपात संदेश भेजा था? और यूपी के अलीगढ़ में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। किसान की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए कब्रिस्तान को ध्वस्त कर दिया गया। यानी यूपी में जो अवैध है उस पर पीले पंजे का प्रहार तय है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जहां 2 बुलडोजर की मदद से कब्रिस्तान की दीवारों को गिरा दिया गया। इस दौरान वहां प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। एक एक करके दोनों बुलडोजर की मदद ली गई। आरोप है कि साल 2012 में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किसान की जमीन पर जबरन कब्रिस्तान बनाया गया था। साथ ही इसे बनाने में विधायक निधि का इस्तेमाल किया गया था। इसको लेकर अलीगढ़ जिले के हिंदुवादी नेता और बीजेपी नेताओं ने शिकायत की थी, जिसके बाद अलीगढ़ प्रशासन ने संज्ञान लिया। बुलडोजर बाबा की सरकार है। उस बुलडोजर बाबा की सरकार का बुलडोजर आज दौड़ा है और आज उसका पंजा चला है और उस कब्रिस्तान को, एक कलंक को
नष्ट कर दिया गया है। यानी यूपी में साफ है, जो अवैध है वो टूटेगा। बुलडोजर कार्रवाई में किसी गरीब का आशियाना नहीं जाएगा, लेकिन योगी राज में नाइंसाफी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। पीले पंजे ने करीब 6000 वर्ग मीटर की जमीन पर बने अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। दावा है कि माफिया यहां अवैध कॉलोनी बसाने की फिराक में थी। लेकिन उससे पहले ही योगी सरकार के बुलडोजर ने उनके मंसूबों के साथ ही अवैध निर्माण को भी तोड़ दिया। वीडियो में देखिए कैसे अवैध निर्माण के सामने बुलडोजर खड़ा है और चंद सेकंड में उस निर्माण को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। बुलडोजर की यह कार्रवाई हैबतपुर में हुई है, जहां कुछ माफिया अवैध तरीके से कॉलोनी बसाने की कोशिश में थे, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने वालों पर एक्शन होगा। योगी प्रशासन लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन ले रहा है, क्योंकि यूपी में अवैध मंजूर नहीं है। मथुरा में 300 अवैध मकान बुलडोजर के निशाने पर हैं। कब्जा की गई जमीन को खाली कराने के लिए मकानों को चिन्हित कर दिया गया है। कब्जाधारियों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि कब्जा हटाओ, वरना बुलडोजर किसी भी वक्त गरजने के लिए पहुंच सकता है। उससे पहले लाल रंग से अवैध मकानों पर क्रॉस मार्किंग की जा रही है, नंबर लिखे जा रहे हैं, सब कुछ नोट किया जा रहा है, नोटिस लगाए जा रहे हैं, कब्जाधारियों को वार्निंग दी जा रही है। इसके बाद भी अगर कब्जा नहीं हटा तो बुलडोजर गरजने के लिए फुल स्पीड से दौड़ेगा। मकान ड्रेनेज पर बने हैं, खाली कराने के लिए 300 मकान चिन्हित है, कब्जा हटाने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम है। इसको मार्किंग कर रहे हैं और उसको नोटिस दे रहे हैं लोगों को कि भाई अपना मकान हटा लीजिए, अन्यथा की स्थिति में ये सब तोड़वाई जाए। कब्जा हटाने का खर्च भी कब्जाधारियों से वसूलने की वार्निंग दी गई है, लेकिन लोग मकानों को वैध बता रहे हैं। हमारे पास कागज है किसका, जो नोटरी होती है कोर्ट के अंदर। कोर्ट क्यों मानता फिर इस चीज को? बुलडोजर का हॉर्न बज चुका है। 7 दिन की मोहलत खत्म होते ही वो मथुरा में सबसे बड़ा कब्जा हटाने की कार्रवाई में जुट जाएगा, क्योंकि यूपी में कब्जा मंजूर नहीं है। अगर आप चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपको चौंका सकती है। चांदी की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं। भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक चांदी में ऐसी तेजी देखने को मिल रही है जैसी पहले कभी नहीं दिखी। चांदी की कीमतों ने इतिहास रचते हुए 4 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। चांदी को 4 लाख के जादुई आंकड़े को छूने के लिए महज 20,000 रुपए की जरूरत थी, जिसे उसने सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरा कर लिया है। 28 जनवरी को चांदी की कीमत 3,80,000 रुपए प्रति किलो थी। 29 जनवरी को कीमतों में 20,000 रुपए की और बढ़ोतरी हो गई और चांदी 4 लाख प्रति किलो पर पहुंच गई। दिसंबर 2025 से चांदी की चाल कैसे है वो भी जान लीजिए। दिसंबर 2025 में चांदी के दाम 2 लाख प्रति किलो थे। 19 जनवरी 2026 में 3 लाख प्रति किलो पहुंचे और 29 जनवरी को सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए। 4 लाख प्रति किलो पर पहुंच गई चांदी। बाजार में इस ऐतिहासिक तेजी ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये कीमतें कहां जाकर रुकेंगी। एक तो दुनिया के अंदर इस टाइम जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, उसको लेके जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस लोगों को नजर आता है कंट्रीज के अंदर, की वजह से इसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है।